चलिए बच्चों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा सारे के सारे फॉर्मुलेज रिवाइज करेंगे, हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आज, है ना। तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा देखो मतलब जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्लस जो फॉर्मुलेज होते हैं वो हम रिवाइज करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा पहली जो चीज आती है बेटा वो तो आती है चार्ज। क्या आती है बेटा? चार्ज। तो चार्जिंग का तरीका कहते हैं बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। बेटा फ्रिक्शन से क्या होता है बेटा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना। मतलब फ्रिक्शन इज जस्ट मींस टू ब्रिंग बॉडीज इन कांटेक्ट, है ना। याद आ गई बात। और बेटा जब चार्ज आ जाता है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी होता है। आपने क्या किया, एक मेटल की रॉड ली, है ना, या मेटल की बॉडी ली, यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको दो पार्ट में काट दो, या आप दो स्फीयर्स ले लो, है ना। यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखो, यहां पे इस साइड नेगेटिव आ जाएगा, इस साइड पॉजिटिव। अब इन दोनों को जुदा कर दो तो एक पॉजिटिव स्फीयर मिल जाएगा और एक आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव स्फीयर। तो दोस्तों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन चार्ज जब होता है तो चार्ज कितना आ सकता है बेटा? चार्ज जो आता है ना बेटा, चार्ज हमेशा Ne की फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? प्लस माइनस Ne भी बोल देते हैं, पर n तो इंटीजर है तो नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो बेटा प्लस माइनस Ne की फॉर्म में, E 2E 3E 4E। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैसे मान लो कि भाई हमने यहां से भाई मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकाले तो चल आधा इलेक्ट्रॉन तो ही वापस रख ले, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकता, है ना। तो चार्ज हमेशा E के मल्टीपल्स में है। चार्ज हमेशा किसके मल्टीपल्स में आएगा? और जैसे भाई मान लो कि कोई न्यूट्रल है, पुनः, है ना। तो ऐसे कोई अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल डजंट मींस चार्जलेस, न्यूट्रल डजंट मींस, है ना। न्यूट्रल का मतलब चार्जलेस नहीं, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इक्वल इन अमाउंट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम है, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन्स कम है, ठीक है। तो ये तो क्या बेटा चार्ज मतलब। और बेटा चार्ज जो है ना बेटा वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं, मतलब चार्ज तो बेटा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जो चार्ज आपको दिखेगा वो तो उतने का उतना ही दिखेगा हमेशा, आप किसी भी फ्रेम से देखेंगे, है ना। और दूसरी बात बेटा अब देखो है क्या, चार्ज जो है बेटा हमेशा कंजर्व रहेगा। बेटा कैसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन भी होगी तो भी चार्ज कंजर्व रहेगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते हैं, पेयर एनहिलेशन होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पहले भी टोटल चार्ज जीरो था, बाद में भी जीरो। तो चार्ज हमेशा बेटा जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। बट चार्ज कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज कैन बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिले, चार्ज तो खत्म हो गया ना यार। और चार्ज क्रिएट होता है बेटा, पेयर प्रोडक्शन होता है, बहुत हैवी एनर्जी की। आप अगर एनर्जी लें और एक जगह पे हैवी मेटल पे इंसिडेंट कराएं तो बेटा वहां पर क्या होता है बेटा, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। हमेशा जब भी मास का प्रोडक्शन होता है जितना पॉजिटिव बनता है उतना नेगेटिव बनता है। तो चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस्ड एज वेल एज कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट टोटल चार्ज होगा बेटा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। टोटल चार्ज होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। अक्षत बेटा मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं? अब चार्ज जो आएगा बेटा, कभी कभी आपको कह देंगे ये चार्ज क्या बॉडी को दिया जा सकता है, तो आप उसको कंपेयर करेंगे Q इक्वल टू Ne से। इफ n कम्स आउट टू बी एन इंटीजर तो दिया जा सकता है, और अगर n इंटीजर ना है तो नहीं दिया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो Q इक्वल टू Ne लिखा आपने, है ना। Q इक्वल टू Ne लिखा आपने और आपने क्या किया, n निकाला। मान लो n निकल के आया 10.3, पॉसिबल नहीं। n निकल के आया 10, 11, 12, तो इसका मतलब वो चार्ज आप बॉडी को दे सकते हैं, हाँ ना बोले। अब बेटा ये तो पता लगे बेटा चार्ज किस फॉर्म में आता है। अब बेटा चार्ज जो होता है, अगर दो बॉडीज के पास चार्ज हो तो उनके बीच में क्या होता है बेटा, फोर्स होता है। और वो फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², है ना। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ। और किसी और मीडियम में डाल दे तो जो नेट फोर्स हो जाता है वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R²। एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R या एप्सिलॉन नॉट K, या एप्सिलॉन नॉट K। जो फोर्स होता है वो कुछ कम हो जाता है ना। अब बेटा जो फोर्स होता है बेटा, ये मैग्नीट्यूड तो लिखना बहुत आसान है, पर बेटा अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो फिर बेटा कैसे लिखना होता है, आइए समझ लेते हैं। बेटा अगर ये XY एक्सिस है लेट से, है ना, थोड़ा सा खराब बन रहा है ना। यहां पर बेटा एक चार्ज है Q1, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर है दोस्त R1। कितना पोजीशन वेक्टर है? R1। और दूसरा एक और चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर है Q2, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, सॉरी R2, और जिसका चार्ज का नाम है Q2। अब 2 पे जो फोर्स 1 के कारण आएगा वो तो इसके अलोंग ही आएगा, R वेक्टर के अलोंग। अरे हाँ ना बोलो यार। तो ये R वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R इक्वल टू R2, R1 प्लस R इक्वल टू R2। क्या ये बात समझ में आ सकती है? नहीं, बिल्कुल आ सकती। तो यहां से R वेक्टर क्या आ गया, R वेक्टर आ गया R2 माइनस R1। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये R वेक्टर आपके पास निकल के आ गया R2 माइनस R1, है ना। और अब बेटा अगर आपको फोर्स लिखना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये क्या आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बाय R² और R कैप।
आर वेक्टर कैसे लिखेंगे पता लगे, और आर कैप कैसे लिखते हैं, आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर। आर कैप कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड आर। क्या तो आ गया समझ में यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, क्या वेक्टर फॉर्म में लिख पाएंगे? अगर आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, एक पॉइंट पे चार्ज है और दूसरे पॉइंट पे एक और चार्ज है, और उन दोनों के बीच में फोर्स लिखना है, 2 पे फोर्स लिखना है, 2 पे फोर्स लिखना है तो 1/4πε0 Q1 Q2 by r² r कैप। अगर 1 पे लिखना होता तो बेटा इसी का नेगेटिव आता, या आप आर वेक्टर इधर बनाते, फिर बोलते r2 + r = r1। क्या ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे फोर्स वेक्टर फॉर्म में, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। फोर्स पे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं वैसे, है ना। जैसे मान लो यहां पर 4q चार्ज है ना, यहां पे q चार्ज है, कहां पर चार्ज रखे ताकि बेटा वो इक्विलिब्रियम में हो। तो बेटा देखो मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, इससे भी जो फोर्स है उतना इससे भी है ना। तो बेटा इससे अगर डिस्टेंस अगर x है तो इससे क्या होना चाहिए, 2x। क्या होना चाहिए, क्यों? क्योंकि k q by x स्क्वायर और k 4q अपॉन 2x का स्क्वायर, 4 ऊपर नीचे दोनों तरफ कट जाएगा, फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर, तो 3x हो गया a। मान लो बीच का सेपरेशन है a, तो x क्या हो जाएगा, a/3। x क्या हो जाएगा, a/3। अरे दोस्तों कह दो समझ में आ गया यार। तो ये बेटा कंडीशन आ गई। ये मैंने आपको बताया कि कैसे नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं। कैसे नेट फोर्स, मान लो एक होता +4q और दूसरा होता -q। अब बताओ अगर बीच का डिस्टेंस a है, अब कहां रखूं ताकि इक्विलिब्रियम में रहे? क्या इधर रख के आ सकता है इक्विलिब्रियम में? नो। क्यों? ये चार्ज भी ज्यादा और डिस्टेंस भी कम है, तो उसका अट्रैक्शन -q वाले का डेफिनेटली कम ही आएगा। -q वाले का अट्रैक्शन डेफिनेटली, यहां रखूंगा तो नहीं, क्यों? क्योंकि चप्पल फेंक के मारेगा चल हट, और ये कहेगा आ जा, नहीं हो पाएगा। यहां रखेंगे तो फिर हो पाएगा, वो 4q वाला कहेगा चल हट, और ये -q वाला कहेगा आ जा। चार्ज कम है पर डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस उसको कॉम्पनसेट कर सकता है। तो इससे डिस्टेंस x ले लो और इससे डिस्टेंस क्या मान लो, 2x। समझ में आ गया? सारे के बेटा परेशान, सब मजाक की बात है ना, खुश रहना मस्त। तो 2x - x ये हो जाएगा a, है ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, a। कितना आ जाएगा, a। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, बेटा चार्ज कभी कभी कह देंगे हमारे पास q चार्ज है, हमको 2 बॉडीज में वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि फोर्स उनमें मैक्सिमम हो। तो बेटा कैसा होता है, आधा आधा। क्या होता है बेटा, मैं आपको याद दिला दे रहा हूं बेटा, 1 × 10 क्या होता है, 10। 2 × 9 क्या होता है, सॉरी 2 × 8 क्या होता है, 1 × 9 ले लो, 0 × 10 ले लो, 3 × 7 ले लो, मतलब सम 10 है और मैं नंबर चेंज करे जा रहा हूं। 4 × 6 ले लो और 5 × 5। अब बहुत ध्यान से देखिए कौन सा प्रोडक्ट, ये क्या है, 0, 9, 16, 21, 24, 25। मैक्सिमम कब आ रहा है, जब दोनों नंबर्स बराबर है। तो दो चार्ज को अगर आपको दो चीजों में बांटना है, यहां पर दो नंबर बांटे, 10 बांटा मैंने, तो कब बेटा प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, जब दोनों नंबर बराबर है। तो बेटा अगर क्यू चार्ज को मेरे को बांटना है, क्यू चार्ज को अगर मेरे को बांटना है दो चार्जेस में, तो बेटा कैसे बांटना होगा ताकि फोर्स मैक्सिमम हो, दोनों पे बराबर बराबर, दोनों पे बराबर बराबर। दोस्तों समझ में आता जा रहा है, नहीं आता जा रहा है? अगर मान लो कोई कहते दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, कैसे स्फीयर्स है, आइडेंटिकल, तो बेटा अगर मैं टच करूंगा तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर मान लो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज था, अब आपने क्या किया, टच किया, तो बेटा क्या होगा, चार्ज बराबर बराबर हो गया, और कह देंगे फिर वापस उसी सेपरेशन पे ले आए, तो चार्ज अब बराबर बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या, फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर कोई कहेगा पहले फोर्स F1 था, टच करने के बाद वापस उसी डिस्टेंस पे ले आए, अब F2 हो गया, तो बताओ बड़ा कौन है, F2 बड़ा है। अब बड़ा कौन है, हाँ ना, बोलो यार, पक्का समझ में आ गया, नहीं आ गया? वेरी गुड। तो और बेटा ये जो फोर्स निकल के है ना 1/4πε0 Q1 Q2 by r² r कैप, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब मैंने इसको क्या कर दिया, एक मीडियम में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10। अब बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, 2 पे 1 के कारण फोर्स क्या आएगा, यही का यही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2 पे 1 के कारण जो फोर्स होगा वो यही का यही आएगा, 2 पे 1 के कारण जो फोर्स आएगा वो यही का यही आएगा। नेट फोर्स डेफिनेटली कुछ कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ मीडियम की वजह से भी फोर्स आ जाता है, बिकॉज ऑफ। तो बेटा अगर कोई पूछेगा दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नियर बाय चार्जेस, वो नियर बाय चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? चलिए एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो ये प्लस चार्ज है ना, और सपोज करो ये भी प्लस चार्ज है, और मैंने इसको मान लो कि पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, पानी में क्या H+OH- है, तो नेगेटिव वाला आके इस पे चिपकेगा, इस पे भी चिपकेगा। मैंने इस तरफ ज्यादा बनाया क्योंकि इस तरफ थोड़ा कम रह जाएगा, क्योंकि बेटा ये प्लस है तो माइनस उसको अट्रैक्ट कर लेगा इस तरफ को। समझ सकते हैं आप मेरी बात, है ना? तो बस बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये प्लस का रिपल्शन तो उतना ही आएगा, पर ये वाला माइनस जो है कुछ अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए नेट फोर्स कम हो जाएगा। मीडियम की वजह से कुछ फोर्स आ जाएगा जिसके कारण नेट फोर्स कम हो जाएगा, पर टोटल फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। पर जो चार्जेस के बीच का फोर्स है, जो चार्जेस के बीच का फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बेटा इसके बाद बेटा कहानी आती है बेटा
ये हो गई चार्ज की बात। अब बेटा देखो जस्ट एक छोटी सी बात और बताता हूं बेटा, अगर मान लो दो चार्जेस हैं, है ना, Q1 Q2, है ना, और मान लो Q1 Q2 से बड़ा, दोनों का मास बराबर है, तो ये बेटा अगर ये एंगल θ1 θ2 जो है बेटा, इनमें बताओ क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा? अगर Q1 Q2 से बड़ा है, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा चार्ज जितने मर्जी हो, अगर बेटा फोर्स वही आएगा, एक पहला वाला दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला पहले पे भी वही फोर्स लगाएगा, इसलिए दोनों का एंगल बराबर बन जाएगा वर्टिकल से। अब मैंने डाल दिया इसको पानी में, किस में डाल दिया? अब बताओ क्या होगा, एंगल बढ़ जाएगा घट जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेट फोर्स है वो कम हो जाएगा। नेट फोर्स जो है वो कह रहे हैं कि जो नेट फोर्स है ना वो कम हो जाएगा। भाई पहले F था, खींचने वाला ज्यादा था, अब वो F/K रह गया, मान लो K 10 है, तो आपको लग रहा है कम हो गया, लेकिन बेटा सोचो ये जो इधर जो धकेलने वाला था, अगर वो कम हो गया, लग रहा है एंगल कम हो जाएगा, लेकिन बेटा बॉयंसी भी तो आ जाएगा, वो एंगल बढ़ा भी रहा है, तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, एंगल में इंक्रीज, डिक्रीज और में रिमेन दी सेम। क्या तो आ गया समझ में? कोई पक्का पता नहीं है ना? अच्छा, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, कौन सी चार्ज बॉडी है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब दोनों में चार्जेस, मतलब दूसरी बॉडी पे चार्ज क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जीरो, कुछ भी हो सकता है बेटा। अट्रैक्शन इज नॉट द प्रूफ ऑफ चार्ज ऑन बॉडीज, अट्रैक्शन इज नॉट द प्रूफ ऑफ। बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, मान लो बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रल है, तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव पास में तो अट्रैक्शन जा जाएगा, पॉजिटिव पर रिपल्शन आएगा पर कम आएगा, है ना? तो नेट फोर्स क्या आएगा? अट्रैक्शन। अगर कैसा है? अगर ये न्यूट्रल है, पर सोचो अगर हल्का सा पॉजिटिव दे भी दूं तो भी बेटा ये पास में है, वो दूर है, तब भी ये सुपरसीड कर सकता है, तो भी नेट में अट्रैक्शन आ सकता है। दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। रवि और हर्षित, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। अरे दोस्तों कह दो समझ में आ गया यार, अरे हाँ ना बोलो यार। और सेम इज ट्रू फॉर नेगेटिवली चार्ज बॉडीज। सृष्टि बेटा समझ पा रहे हो आप मेरी बात या नहीं समझ पा रहे हो? हाँ समझ पा रहे हो। अब बेटा इसके बाद बेटा बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बेटा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से क्यों लिख रहे हैं बेटा? छोटा सा चार्ज से क्यों नाप रहे हैं बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज? क्योंकि बड़ा चार्ज होगा तो वो एग्जिस्टिंग फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए ताकि वो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को चेंज ना करे, और रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तभी तो बेटा मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस वही का वही है। रेजिस्टेंस वही का वही है, तभी मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, रेजिस्टेंस वही का वही है, तभी करंट वही का वही है, तभी नापने वाली चीज वही की वही रहेगी। अगर सिचुएशन चेंज हो गई तो नापने वाली चीज चेंज हो जाएगी। मोटा थर्मामीटर क्यों नहीं तो पतला क्यों होता है? ताकि वो बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना करे, ताकि वो बॉडी का टेम्परेचर चेंज, जितना पतला थर्मामीटर होगा उतना एग्जैक्ट रीडिंग की तरफ जाएगा, उतना एग्जैक्ट रीडिंग की तरफ। क्योंकि बेटा अगर वो ठंडा है, अगर आपने उसको मुंह में लगाया तो अब क्या होगा बेटा कि जो थर्मामीटर है वो कुछ आपकी बॉडी से हीट लेके पहले खुद गर्म होगा, है ना? तो अगर वो उसकी हीट कैपेसिटी जितनी कम होगी उतना वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के पास पहुंच जाएगा। हाँ ना बोले? ठीक है, नहीं तो वो आपकी बॉडी को भी ठंडा कर सकता है अगर उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हुई तो। इसके बाद बेटा अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा नापते तो है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से, टेस्ट चार्ज से नापी जाती है फील्ड। अब बेटा रिंग की जो फील्ड आती है दोस्त वो कितनी आती है? अब बेटा जो फील्ड आती है अलग अलग चीजों की। पहले पॉइंट चार्ज की फील्ड की बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात करेंगे? पॉइंट चार्ज की फील्ड। पॉइंट चार्ज की फील्ड कितनी आती है? पॉइंट चार्ज बेटा फील्ड है, थ्योरेटिकली आप सोच सकते हो वन चार्ज पे फोर्स। थ्योरेटिकली आप क्या सोच सकते हो? वन चार्ज पे फोर्स। आयुषी को एक रैपट मार दो प्लीज कैश में, वहां साइड जाके खड़े जाओ, शाबाश। हाँ अब देखो बेटा मेरी बात सुने ध्यान से। पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसे निकालते हैं बेटा? ये क्यू चार्ज है, यहां पे वन चार्ज है, तो बेटा इस पे फोर्स कितना है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय बेटा ये आर डिस्टेंस पे है, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। यार दोस्तों कह दो समझ में आ गया यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो फील्ड आएगी दोस्तों वो क्या आएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। समझ में आ गया? आर कैप कैसे लिखेंगे? आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब बेटा इसके बाद बेटा रिंग की फील्ड। अच्छा रिंग की फील्ड कितनी आएगी दोस्त? अच्छा जो पॉइंट चार्ज की फील्ड होती है उसका ग्राफ कैसा आएगा? ये पॉजिटिव चार्ज तो ग्राफ इस तरीके का है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होता है ना यार। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा बेटा फील्ड घटेगी। अच्छा इधर नेगेटिव क्यों बना रहे हैं मुस्कान? बेटा नेगेटिव इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्लस वन चार्ज पे फोर्स फील्ड है, तो बेटा यहां पे प्लस वन चार्ज होगा तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो नेगेटिव क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। नेगेटिव क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। अब बेटा जो रिंग की फील्ड आती है वो कितनी आती है बेटा? फटाफट से बताए। के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मैक्सिमम आती है a/√2 पे। मैक्सिमम कहां आती है? और फील्ड क्या होती है? के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना? तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ये रिंग की फील्ड है ना। E इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना? इतना चलेगा ना यार?
अच्छा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की फील्ड, मैं पहले उनकी फील्ड बता रहा हूं जिनकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की फील्ड क्या होती है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या होती है बेटा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है उसकी जो फील्ड होती है आर डिस्टेंस पे, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फील्ड आ गई बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज, बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज। अगर कोई इसका ग्राफ भी बनवाएगा डिस्टेंस के साथ साथ, तो बेटा जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे घटेगा, तो यही बिल्कुल इसी तरीके ग्राफ आ जाएगा, बिल्कुल जैसे पॉइंट चार्ज का था। ई वर्सेस आर का जो ग्राफ आएगा बेटा वो कैसे आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आयुषी, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना बेटा आर के साथ साथ घट रही है, तो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ आ जाएगा, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा तभी बोलते हैं वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, व्हेन वाई इज, ठीक है। अब बेटा अगर मेरे से कोई पूछे कि होलोस्फीयर की फील्ड क्या होती है, बताओ होलोस्फीयर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो फील्ड क्या होती है? अंदर जीरो होती है, अंदर, और बाहर क्या होती है? पॉइंट चार्ज की तरह के क्यू बाय आर स्क्वायर। बाहर क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। दोस्त कह दो समझ में आ गया। अच्छा, सॉलिड स्फीयर की फील्ड क्या आती है? सॉलिड स्फीयर की फील्ड अंदर क्या आती है? आर डिस्टेंस पे रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय वेक्टर फॉर्म में रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और बेटा क्या बोल सकते हैं? के क्यू आर बाय आर क्यूब, के क्यू आर बाय, रो को लिख दीजिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वहां से बन जाएगा के क्यू आर बाय आर क्यूब, के क्यू आर बाय आर क्यूब। आपको एक तरीका मैंने और बताया था आपको सोचने का, के क्यू आर बाय आर क्यूब, के क्यू बाय आर स्क्वायर है सरफेस पे, अंदर प्रोपोर्शनल टू आर है, तो आर पे के क्यू बाय आर स्क्वायर है, तो 1 पे क्या होगी? के क्यू बाय आर क्यूब, और स्मॉल आर पे क्या होगी? के क्यू आर बाय आर क्यूब। क्या ये बात याद आ गई? यही वहां पर होती थी ग्रेविटेशन में जीएमएक्स बाय आर क्यूब। क्या होती थी? जीएमएक्स बाय आर क्यूब। अरे बोल दो आ गया यार, यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे हाँ ना बोलो यार, याद होता जा रहा है साथ साथ में या नहीं? तो सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड क्या होती है बेटा? के क्यू आर बाय आर क्यूब। क्या होती है बेटा? के क्यू आर बाय आर क्यूब। और बेटा अंदर क्या होती है? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, या के क्यू आर बाय आर क्यूब में से कुछ भी बोल दो। और बाहर क्या होती है? पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार, सारे फॉर्मूले दिमाग में बैठ रहे हैं। अभी देखो पिछले पेपर में भी जो क्वेश्चन था वो क्या था? फॉर्मूला बेस्ड। 10 सेंटीमीटर का स्फीयर था, उस पर चार्ज क्यू दिया था, और आपसे फील्ड पूछी थी कहां पे? 15 सेंटीमीटर पे, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार। तो बेटा मेरे को याद आ गई बेटा फील्ड कैसे लिखते हैं। अब बेटा अच्छा, इनफाइनाइट शीट की फील्ड क्या होती है? इनफाइनाइट शीट की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और किधर को होती है? शीट से परपेंडिकुलर, शीट से परपेंडिकुलर होती है। बेटा जो इनफाइनाइट शीट की फील्ड होती है बेटा वो क्या होती है? बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और शीट से क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। दोस्त पूर्णिमा समझ में आ गया नहीं आ गया? वेरी गुड। हाँ तो दोस्त मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अब बेटा आर्क की फील्ड कितनी होती है? आर्क की होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा नॉट बाय 2 अपॉन थीटा नॉट बाय 2। अगर ये थीटा नॉट एंगल है, कितना एंगल है? थीटा नॉट, तो बेटा यहां जो फील्ड आएगी बेटा वो कितनी आती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा नॉट बाय 2 अपॉन थीटा नॉट बाय 2, के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा नॉट बाय 2 अपॉन थीटा नॉट बाय 2। ये बाय 2 बाई चांस छूट गया था, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा नॉट बाय 2 अपॉन थीटा नॉट बाय 2, है ना। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो जा रही, पर वो बोल तो रही हूं मुंह से। के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा नॉट बाय 2 अपॉन थीटा नॉट बाय 2। रूपाली समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड, रुके, है ना। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा नॉट बाय 2 अपॉन थीटा नॉट बाय 2। अरे हाँ ना बोलो यार। अब बेटा अगर लाइन चार्ज की फील्ड बतानी हो, किसकी फील्ड बतानी है? लाइन चार्ज की। तो लाइन चार्ज की फील्ड बताने का तरीका एक और भी होता है बेटा। अगर मान लो फाइनाइट हो तो उसके बदले क्या बना लेते हो? उतने ही एंगल की आर्क, उतने ही एंगल की आर्क। आर्क की जो फील्ड आती है बेटा वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होती है। आर्क की जो फील्ड आती है वो किसके अलॉन्ग आती है? बिल्कुल बीचों बीच एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग आती है। तो अगर मान लो यहां पर 0 से 60 डिग्री तक है, मान लो ये, तो अगर इसकी फील्ड बतानी है तो आप क्या करेंगे? इसके बदले क्या ले लेंगे? आर्क। क्या ले लेंगे? आर्क। कितने एंगल की? 60 डिग्री की। अब इसकी फील्ड किधर को आ जाएगी बेटा? इधर को आ जाएगी। अरे हाँ ना तो बोलो यार। ये 60 तो आधा हो गया, 30। अब फील्ड क्या आ जाएगी बेटा? इधर को आ जाएगी। अरे क्या दो आ गया? लैम्डा, और ये अगर 60 डिग्री एंगल है मतलब पाई बाय 3 एंगल है, तो लैम्डा इंटू पाई बाय 3 आर। ये हो गया चार्ज इस पे 1 लेंथ पे लैम्डा, तो पाई बाय 3 आर पे लैम्डा इंटू पाई बाय 3 आर। ये हो गया चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन पाई बाय 6 अपॉन पाई बाय 6। ये आ गई फील्ड। बेटा लैम्डा चार्ज डेंसिटी थी रॉड की, आपने क्या किया? उसको लाइन चार्ज को हटा के उतने ही एंगल की क्या बना लेते हैं? आर्क बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आर्क बना लेते हैं। और बेटा लैम्डा इंटू पाई बाय 3 आर, बेटा आर थीटा होती है लेंथ, 1 लेंथ पे चार्ज लैम्डा, लैम्डा इंटू पाई बाय 3 आर। ये हो गया चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन पाई बाय 6 अपॉन पाई बाय 6 साइन थीटा नॉट बाय 2 अपॉन थीटा नॉट बाय 2। और आएगी किधर को बेटा? एंगल बाइसेक्टर पे। वैसे अगर मेरे से कोई पूछेगा नीट में क्वेश्चन क्या आएगा, तो बेटा अगर वो हद से हद अगर इस बात पे क्वेश्चन बनाएगा ही तो वो बताएगा एंगल बाइसेक्टर पे। बस वो ये पूछेगा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एक्स एक्सिस। बता पाएंगे? बिल्कुल। आप क्या करेंगे? उसके बदले आर्क बनाएंगे, और आर्क के फिर एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग आ जाएगी फील्ड। अरे दोस्तों कह दो आ गया यार? हाँ ना बोलो यार।
तो ये बेटा मेरे को फील्ड वगैरह समझ में आ गई। अरे बोलो आ गई या नहीं आ गई, है ना। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, ग्राफ बनाने को आ जाते हैं बेटा, है ना, मतलब ग्राफ बनाने को आ जाते हैं, पॉइंट चार्ज देते हैं और उसकी कहते हैं फील्ड का ग्राफ बना दो, ठीक है, पॉइंट चार्ज की फील्ड का ग्राफ। तो अगर पॉइंट चार्ज की फील्ड का ग्राफ बनाना है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको बनाना क्या होगा, आपको क्या करना होगा, पहले तो मतलब ऐसे डॉटेड लाइन खींचिए। पहली बात आपको बनाना नहीं होगा, आपको चेक करना होगा, क्या करना होगा, तो उसके जस्ट पास में फील्ड किधर को आएगी बेटा, प्लस इनफाइनाइट, तो प्लस इनफाइनाइट प्लॉट कर दीजिए। इसके जस्ट पास में फील्ड क्या आएगी बेटा, माइनस इनफाइनाइट प्लॉट कर दीजिए, और बीच में कहीं ना कहीं जीरो तो आएगा ही आएगा, खत्म बात, ऐसा है। तो अगर ऐसा एक ही में तो इधर उधर वाले देखिए मत, और इधर देखेंगे तो इधर पे प्लस चार्ज रखेंगे बिल्कुल पास में, तो क्या आएगा बेटा, फोर्स क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट। लीसा बेटा आप इधर देख ही नहीं रहे यार, देख ही नहीं रहे बेटा, आप इधर लिखो, लेकिन साथ साथ में नजरें तुरंत तुरंत ऊपर भी करो ना यार। तो बेटा यहां पर फील्ड होगी प्लस इनफाइनाइट, यहां पे फील्ड होगी माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट मतलब नीचे, और यहां पर फील्ड होगी प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट मतलब ऊपर। अब इन्फिनिटी पे चला गया, इन्फिनिटी पे फोर्स क्या आएगा, प्लस प्लस है दो, टेंस टू जीरो प्लस में, बस इनको जोड़ दो। और यहां पर बेटा इन्फिनिटी पे इस तरफ चले जाओ तो फोर्स क्या आएगा बेटा, प्लस प्लस, ये प्लस को रिपेल करेंगे नेगेटिव में, नेगेटिव में टेंस टू जीरो, जोड़ दो, खत्म बात। तो ये ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से बेटा कभी कभी आपको ग्राफ पूछ लेंगे कौन सा, मतलब कैसे बनेगा, या अगर आपको ग्राफ बना के दे देंगे और कह देंगे बताओ चार्ज कौन से पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ ना बोलो, एक आध और बनवाओगे हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया बेटा ग्राफ्स के बारे में बातचीत, ठीक है। अब इसके बाद बेटा एक ग्राफ छोटा सा और देख लेते हैं। अगर मान लो कि यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, अब बेटा अब कैसा बनेगा, बेटा इसके पास में फील्ड आएगी प्लस इनफाइनाइट, इसके पास में फील्ड क्या आएगी माइनस, इधर को क्या आएगी माइनस इनफाइनाइट। यहां रखूंगा तो बेटा ये प्लस वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, और यहां पे प्लस रखूंगा तो ये क्या आ जा, और बिल्कुल जस्ट पास में तो फोर्स क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यू। और वैसे बीच में जीरो आना ही नहीं चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये कह रहा है चल हट, और ये कह रहा है चल हट, और ये कह रहा है आ जा, जीरो हो ही नहीं सकता। और यहां पर रखूंगा तो क्या होगा, अब क्या आएगा, फोर्स माइनस इनफाइनाइट, और इन्फिनिटी पे तो टेंस टू जीरो हो ही जाएगा, समझ ही सकता हूं यार मैं बात को। और यहां पर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे टेंस टू जीरो हो ही जा सकता है, मैं समझ जाऊंगा बात को। अरे क्या तो आ गया यार, नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो ये हो गई बेटा मतलब फाइनली, मतलब मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि मतलब फील्ड किस तरीके की। मान लो कि अगर कोई कहता है कि ग्राफ ऐसा है, अब बताओ चार्ज कौन सा है, यहां पे कौन सा चार्ज है, यहां पे ए पे कौन सा चार्ज है, बी पे। तो बेटा यहां पे फोर्स है माइनस इनफाइनाइट, फोर्स क्या है माइनस इनफाइनाइट, मतलब इधर को मतलब यहां पर क्या चार्ज होगा बेटा, माइनस, तभी वो प्लस चार्ज को खींचेगा। और यहां पर फोर्स क्या है माइनस इनफाइनाइट, उधर को आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, तभी प्लस चार्ज पे फोर्स जो आएगा इधर को ही आएगा। अरे हाँ ना बोलो यार। तो इस तरीके से बेटा बड़े आराम से पहचाना जा सकता है, इस तरीके से बड़े आराम से पहचाना जा सकता है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप बड़े आराम से पहचान पाएंगे। अब बेटा बात आती है इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात आती है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा Q1 Q2 बाय R। बेटा अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वो क्या होती है, Q1 Q2 बाय R। क्या होती है बेटा, Q1 Q2 बाय R, है ना। थिक शीट की फील्ड रह गई और सॉलिड सिलेंडर की रह गई, और सिलेंडर की रह गई, याद दिला देंगे, बता देंगे अभी। तो बेटा Q1 Q2 बाय R। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी होती है इन्फिनिटी से लाने में, चार्जेस को लाके असेंबल करने में जो मिनिमम वर्क होता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है दोस्त इन्फिनिटी से लाके अगर मेरे को असेंबल करने में जो मिनिमम वर्क करना है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होती है Q1 Q2 बाय R, जो कि क्या होती है Q1 Q2 बाय R। अरे आया नहीं आया यार। अब बेटा अगर Q1 Q2 बाय R अगर है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Q1 Q2 बाय R। तो बेटा अगर Q1 Q2 बाय R पोटेंशियल एनर्जी है दो चार्ज की, अगर वहां पर तीन चार्ज हो गए तो बेटा पहले जब एक चार्ज था उसके पास में दूसरे को लेके आया तो कुछ वर्क किया, जब तीसरे को लेके आऊंगा तो दोनों के फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, तो दोनों के फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा। तो जैसे मान लो अगर यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर है Q2 और यहां पर है Q3, तो बेटा अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस क्या R13, इनका R12 और इनका R23, समझ में आ गई बात। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। अरे हाँ ना बोलो यार, पल्ले पड़ गया नहीं पल्ले पड़ गया। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये तो हो गया बेटा मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आ गई, सिस्टम की कैसे लिखेंगे। पर कभी कभी क्या होगा बेटा, जैसे ना मान लो स्क्वायर की वर्टिसेस पे पड़े हुए हैं,
सारे के सारे प्लस क्यू चार्ज हैं, बताने पोटेंशियल एनर्जी का। यहां पे क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, और साइड लेंथ है ए। तो ए डिस्टेंस पे कितने चार्ज हो गए? 4। कितने हो गए? तो 4kq² बाय 4kq² बाय ए, है ना, और प्लस a√2 पे कितने जाएंगे? 2, तो 2kq² बाय a√2। क्या लिख पाएंगे? तो यहां पे 2 एक्सप्रेशन ये वाले बने, 4 ये वाले। आपको अगर याद रखना हो तो n-1/2 इतने एक्सप्रेशंस आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। अगर n चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन आएंगे n-1/2। अगर आपको चेक करना हो कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई है, वैसे मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसी गलती वाली कोई संभावना होती भी है, तो जस्ट बता रहा हूं एक्सप्रेशंस आते हैं n-1/2। कितने एक्सप्रेशंस आते हैं? ठीक है, तो ये आ गई बेटा पोटेंशियल एनर्जी की कहानी। अब बेटा अगर कभी कभी पूछ लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क, तो बेटा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क। डिक्रीज इन वर्क डन, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज डिक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे आया कि नहीं है? तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जो डिक्रीज आता है बेटा वो वर्क होता है। अरे दोस्तों जिनके ये बीच में ये आ जा रहा है, आप देख तो पा रहे हैं ना, मेरे को समझ तो पा रहे हैं ना? मोहित बेटा समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आगे आके बैठो, यहां आ जाओ कैश में। हर्षित बेटा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? तो बेटा KQ1 Q2 बाय R बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 चार्जेस की, है ना, अगर बीच का डिस्टेंस R है, अगर 2 चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है दोस्त वो KQ1 Q2 बाय R है, वो कितनी? KQ1 Q2 बाय R। और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वर्क डन। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन। अब बेटा सोचो अगर बेटा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन XYZ में गिवन हो और आपको बेटा बात करनी है फोर्स के बारे में, तो -∂U/∂x होता है फोर्स। -∂U/∂x होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन। डिराइव नहीं करूंगा अभी, है ना। तो -∂U/∂x आता है Fx। -∂U/∂x क्या आता है? Fx, है ना। और -∂U/∂y क्या आता है? Fy। और -∂U/∂z क्या आता है बेटा? Fz। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? तो -∂U/∂x Fx होता है, -∂U/∂y Fy होता है, -∂U/∂z Fz होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? है ना। और बेटा जो 1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी ना बेटा हमेशा सिस्टम की होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी एक की नहीं होती, हमेशा सिस्टम की होती है। किसकी होती है? सिस्टम की, है ना। जैसे मान लो कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 बाय R। तो मैं अगर उनको यहां से छोड़ूंगा तो वो दूर जाएंगे रिपल्शन के कारण, और इन्फिनिटी तक जब वो जाएंगे तो दोनों के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो वर्क खाली एक पे नहीं हुआ, दोनों पे हुआ, दोनों पे हुए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम की है, जो डिक्रीज आएगा, जो वर्क होगा वो दोनों पे वर्क होगा, किसी एक पे वर्क नहीं होगा खाली। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब बेटा इसके बाद बेटा कहानी क्या आती है बेटा कि अगर मान लो एक ही पार्ट ऑफ सिस्टम जो है वही मूविंग है, तो फिर बोलेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी खाली उसकी। मान लो एक रिंग, एक चार्ज है, लेकिन रिंग फिक्स्ड है, तो खाली जो चार्ज मूव कर रहा है खाली और खाली पोटेंशियल एनर्जी उसी चार्ज की है। कह दो आ गया समझ में यार? तो बेटा बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बेटा, अब मेरे को पोटेंशियल में वर्ड डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि बेटा जब मूविंग है ना वो एक ही चीज है ना, तो वहां पर हम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। पोटेंशियल क्या होता है बेटा? 1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है? 1 चार्ज की। जैसे अगर मान लो यहां पर Q चार्ज है, इसका पोटेंशियल R डिस्टेंस पे कितना होगा? इसका पोटेंशियल R डिस्टेंस पे कितना होगा? KQ/R। कितना होगा बेटा पोटेंशियल? KQ/R। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा अगर XYZ के बदले पोटेंशियल एनर्जी R की टर्म्स में गिवन हो, डायरेक्टली डिस्टेंस है, तो -DU/dr से रेडियल फोर्स आ जाएगा। -DU/dr से रेडियल फोर्स आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा वैसे ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जस्ट आपको मालूम होनी चाहिए इसलिए बता दी है। पुराने जमाने में तो नीट में आया हुआ है ना। आज के जमाने में मेरे को लगता है बहुत सारी वैसी और चीजें जिसपे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैथमेटिकल थोड़ा सा कम रह रहा है। तो बेटा -DU/dr फोर्स आता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर Q चार्ज का R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा? मतलब यहाँ पे +1 चार्ज अगर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? KQ × 1/R। KQ × 1/R। क्या तो आ गया समझ में? तो अगर बेटा अगर आपको पोटेंशियल मालूम है तो अगर उस पोटेंशियल वाली जगह पे अगर मान लो कोई चार्ज पड़ा है स्मॉल q, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी? V अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी? V × Q। क्या हो जाएगी बेटा? V × Q। और बेटा अगर पोटेंशियल में अगर आपको चेंज पता है कितना आ रहा है, डिक्रीज कितना आ रहा है, तो बेटा पोटेंशियल में अगर आपको डिक्रीज पता है कितना आ रहा है, इनटू चार्ज कर दो, आपको पोटेंशियल एनर्जी में भी डिक्रीज पता लग जाएगा और आप बड़े आराम से वर्क डन लिख पाएंगे। मान लो कोई कहते हैं कि एक चार्ज है जो कि ऐसी जगह पड़े जहां पे पोटेंशियल V1 है और फाइनली वो ऐसी जगह चला गया जहां पे पोटेंशियल V2 है, तो V1 - V2 वो QV1
पहले पोटेंशियल एनर्जी Q_V2 बात की, तो जो डिक्रीज आया पोटेंशियल एनर्जी वो यही हो गया और यही वर्क डन हो गया, और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया? तो बेटा ये बात आ गई पोटेंशियल की। ये मैंने किसके बारे में बात करी? पोटेंशियल के बारे में। अच्छा, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल तो जीरो हो और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, बिल्कुल बीचों बीच के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है बेटा, पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी। वन चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ता है मिनिमम, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। वन चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो मिनिमम वर्क करना पड़ता है फील्ड में किसी भी पॉइंट पी पे लाने में मिनिमम जो वर्क लगेगा वो हो जाएगा पी पॉइंट का पोटेंशियल। वो क्या हो जाएगा? पी पॉइंट का है वर्क डन ना। वर्क डन कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं, कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल इसलिए भी डिफाइन करते हैं क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी बेटा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को हैंडल करना मुश्किल होता है और स्केलर को हैंडल करना हमेशा और हमेशा आसान होता है ना। डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं होता, तो आसान हो जाती बातचीत करनी। ठीक है, तो इसके बाद बेटा ये मैंने आपको पोटेंशियल का थोड़ा सा ज्ञान दिया। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे आपको ये समझा दिया। अब पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग बॉडीज की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या आई थी बेटा? रिंग की आती है के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। रिंग की आती है के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इनफाइनाइट लाइन चार्ज की आती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और शीट की होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट की होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड स्फीयर की रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, या के क्यू आर बाय आर क्यू अभी बताया था, है ना। और बाहर के क्यू बाय आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होती है? जीरो होती है, बाहर क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, बाहर क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। अच्छा, अब हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर की अगर वन लेंथ पे चार्ज अगर लेमडा है, कितना है बेटा? लेमडा। तो बाहर तो होती है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बाहर क्या होती है? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। पहले अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा कर रहा हूं, पोटेंशियल के बारे में चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। पोटेंशियल के बारे में बताता हूं। पोटेंशियल के फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के एक आज छूट गए थे, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और थिक शीट। और तो बेटा हॉलो सिलेंडर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर होती है, अंदर क्या होती है? जीरो। अंदर क्या होती है? जीरो। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है बेटा? ये है सिलेंडर, में बना नहीं रहा हूं। अंदर होती है रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या होती है? रो आर बाय। बाहर क्या होती है? बाहर क्या होती है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बाहर क्या होती है? लाइन चार्ज की तरह लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे बोलो आया कि नहीं है? और बेटा ये हो गई सॉलिड सिलेंडर की। किसकी हो गई बेटा? सॉलिड स्फीयर में रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इसमें रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद कैसे रखेंगे? उसमें 4/3 पाई आर क्यूब आती है वॉल्यूम, इसमें पाई आर स्क्वायर एल आता है, तो यहां पर आर की पावर में 2 आता है। और बेटा थिक शीट में जो, बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, सॉलिड सिलेंडर की फील्ड कैसी होगी बेटा? अगर ग्राफ बनाना हो तो अंदर प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नहीं आया समझ में? और सॉलिड स्फीयर की भी ऐसी आई थी, अंदर प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ग्राफ तो सेम ही होता है, ग्राफ तो सेम ही होता है। अरे कह दो आ गया यार, अरे हाँ ना बोलो यार, पल्ले पड़ता जा रहा है। रविशंकर त्रिपाठी समझ में आ रहा है? एसटी तो ये हो गया बेटा किस किस के बारे में बेटा? मैंने आपको सॉलिड सिलेंडर की भी फील्ड बता दी और सॉलिड स्फीयर की बता दी। बेटा मैक्सिमम दोनों की कहां आ रही है? सरफेस पे, सरफेस पे। अच्छा, हाफ कहां होगी मैक्सिमम की? r/2 पे और 2r पे। r/2 पे और क्यों r/2 पे? क्योंकि अंदर प्रोपोर्शनल टू r है। r जब हाफ कर दूंगा तो वैल्यू हाफ हो जाएगी। r/2 पे हाफ आएगी और 2r पे भी हाफ आएगी और 2r पे भी हाफ आएगी। समझ में नहीं आ रहा नामिका को? ऐसे देखी जा रही है, समझ में आ रहा है? बुड़बक कहीं की। तो बेटा अगर सॉलिड स्फीयर में बोलेंगे, सॉलिड स्फीयर में हाफ कौन होगी? अंदर प्रोपोर्शनल टू आर है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो बेटा अगर बाहर है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो बेटा वैल्यू हाफ कब होगी? जब आर होगा r√2। जब क्या होगा? तो हाफ वैल्यू कहां आएगी? r√2 पे और r/2 पे, अंदर r/2 पे। क्या दो आ गया समझ में यार? यार समझ में नहीं आया क्या? बहुत ऊंचा बोल रहा हूं क्या मैं? तो सिर क्यों पकड़ रही है फिर? हाँ समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो बेटा ये हो गई बेटा फील्ड। अच्छा अब बेटा थिक शीट की फील्ड। थिक शीट की फील्ड क्या होती है बेटा? थिक शीट, थिक शीट की क्या होती है बेटा? सेंटर पे तो जीरो ही होती है, सेंटर पे ये चार्ज रो, यहां पर r डिस्टेंस पे आती है रो r बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर x ले लिया तो चलो रो x बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आती है? रो x बाय एप्सिलॉन नॉट, 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 रो x बाय। बेटा उसमें आई रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉलिड सिलेंडर में रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, थिक शीट में रो x बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे से कोई पूछेगा कि आपको इस पे क्वेश्चन आएगा, तो मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं।
है ना, बता क्यों रहा हूं, क्योंकि मेरा धर्म में सारे के सारे फॉर्मूले बताना। आ सकता है, हां आ तो सकता ही है। ओ, डिस्क की फील्ड रह गई थी। तो थिक शीट की क्या आई बेटा, रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ए विड्थ की है, अंदर होती है बिल्कुल मिड पॉइंट पे होती है 0, और अंदर होती है रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस पे क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू a बाय 2 पुट कर दो, सरफेस पे आ जाएगी रो a बाय 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बेटा बाहर रहती है कांस्टेंट, फिर बाहर यही रहती है, जो सरफेस पे होती है वही बाहर होती है, जो सरफेस पे होती है वही बाहर होती है, रो a बाय 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो a बाय 2 अपॉन, है ना। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है थिक शीट, है ना, लेकिन बता दी मैंने आपको। अंदर होती है रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, a बाय 2 पे रो a बाय 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो a बाय 2 पे आई सेंटर से a बाय 2 पे, मतलब जो सरफेस पे आई वही हर जगह होती है बाहर दुनिया में, हाँ ना, बोलो यार। तो ये हो गई बेटा थिक इनफाइनाइट शीट, ये क्या हो गई, थिक इनफाइनाइट शीट। अच्छा, डिस्क की फील्ड क्या होती है बेटा, ये डिस्क है जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बेटा यहां पर x डिस्टेंस पे फील्ड कितनी आएगी, x डिस्टेंस पे फील्ड आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा का है x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार, cos थीटा है x, ये a, ये x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हाँ ना बोलो। तो ये हो गया बेटा किसके फॉर्मूले हमने कंप्लीट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बताते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले इसके साथ। हाँ, तो बेटा पोटेंशियल बेटा पॉइंट चार्ज है तो के क्यू बाय आर होता है, पॉइंट चार्ज का क्या होता है, के क्यू बाय आर, पॉइंट चार्ज का क्या होता है, के क्यू बाय आर, है ना। ऐसे ही बेटा पोटेंशियल पूछ लेंगे बेटा लाइन ज्वाइनिंग पे कहां जीरो, जैसे हमने बेटा मतलब फोर्स के बारे में बात कर दी, वैसे ही पोटेंशियल के बारे में। तो बेटा अगर इससे डिस्टेंस अगर x है, तो इससे मान लो बीच का डिस्टेंस a है, कह रहे बताओ बीच में कहां पे पोटेंशियल जीरो हो, तो बेटा इससे x पे ले लो और इससे 4x पे ले लो, क्योंकि के क्यू बाय आर होता है ना, तो ऊपर 4 टाइम्स आ रहा, नीचे भी 4 टाइम्स आ गया, तो 5x इक्वल टू x आ जाएगा a बाय 5। ऐसे ही आप इधर भी x और 4x मान सकते थे, तो 4x x, ये 3x a, x हो जाएगा a बाय 3, तो इधर a बाय 3 पे, इधर a बाय 3 पे। तो बेटा ये कहानी आई बेटा पोटेंशियल की, बेटा पॉइंट चार्ज की, है ना। वैसे बेटा पोटेंशियल बेटा आपके काम के किस किस के बेटा, पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का काम का होता है, और रिंग का काम का होता है, और बेटा डाइपोल का काम के, तो बेटा ये 3 ही होते हैं खाली, है ना। आइए बेटा बता देता हूं। अब बेटा रिंग का पोटेंशियल क्या आता है बेटा, हर एक पॉइंट चार्ज का बेटा जो पोटेंशियल आता है बेटा वो सेम आएगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस बराबर है। तो यहां पे बन जाता है के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल आ रहा है किसका बेटा, ये पोटेंशियल आ रहा है रिंग का, एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे, के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैभव बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा ये आ गया पोटेंशियल रिंग की एक्सिस पे इतना होता है ना। वैसे मतलब या तो आप मतलब अगर आपको रखना ही हो खाली फैशन में तो रख सकते हो बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिस्क का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर आप चेक भी कर सकते हो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स से ई एक्स भी आ जाएगा। माइनस बेटा जैसे माइनस डेल वी बाय डेल एक्स फोर्स होता है, वैसे माइनस डेल वी बाय डेल एक्स ई एक्स होता है, माइनस डेल वी बाय डेल वाई ई वाई होता है, माइनस डेल वी बाय डेल जेड ई जेड होता है ना। और बेटा सॉरी सॉलिड स्फीयर भी काम का बेटा, सॉलिड स्फीयर का बेटा क्या होता है, बाहर क्या होता है के क्यू बाय आर, बाहर क्या होता है के क्यू बाय आर, और अंदर आर डिस्टेंस पे कितना होता है बेटा, अंदर होता है के क्यू बाय 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर, देखो 3 लिखा है ना यार, आप लोग 3 क्यों भूल जाओगे, है ना, 6 के फैक्टर्स में आता है। अब बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब यहां पर बेटा ग्राफ किस तरीके का था, इस तरीके का, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और अंदर क्या होता है बेटा, अंदर क्वाड्रेटिक टाइप का, तो पैराबोलिक रहता है, और उधर भी आप इस तरीके का बना सकते हैं। तो ऐसा ग्राफ आता है, ये घंटी टाइप की बन जाती है ना, घंटी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, मैंने आपको पोटेंशियल के मतलब फॉर्मूले बताए। अच्छा जस्ट बेटा गॉस लॉ, बेटा गॉस लॉ क्या होता है बेटा, ई डॉट डीएस का समेशन होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट बेटा, और ई डॉट डीएस के समेशन को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स क्या बेटा, फ्लक्स किस चीज का आइडिया है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का कोई सेंस ही नहीं, कोई कितनी भी बना सकता है। फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड इन स्पेस, है ना, मतलब जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फील्ड का जस्ट स्पेस में, क्या तो आ गया। ये क्या बता रहा है बेटा, फील्ड इधर को है, जहां पे पास में वहां ज्यादा है, जहां पे दूर है वहां कम है,
क्या बात समझ में आ गई? तो बेटा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा कहां पे बेटा पास पास कहां होती है बेटा? जहां फील्ड ज्यादा होती है वहां पास पास होती है, जहां फील्ड कम होती है वहां दूर दूर होती है, इंटरसेक्ट करती नहीं बेटा, क्योंकि टेंजेंट फील्ड का डायरेक्शन देती है। तो अगर एक इधर ये तो पॉसिबल नहीं है ना। और फील्ड किसी एक चार्ज की होती है, नेट फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट करती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहां पे पास पास होंगी बेटा? जहां पे फील्ड ज्यादा है। कहां दूर दूर होंगी? जहां फील्ड कम है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में टर्मिनेट करती है, पॉजिटिव में निकलती है नेगेटिव में। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म, सबने नीली टी शर्ट पहनी है ना, ये यूनिफॉर्म है। तो मतलब यूनिफॉर्म फील्ड, हर जगह फील्ड वही है, हर जगह फील्ड वही है। फील्ड कैसी क्वांटिटी? स्केलर या वेक्टर? फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी। अगर वही है तो मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है। मैग्नीट्यूड वही है, इसका मतलब बीच की स्पेसिंग कांस्टेंट होगी, और डायरेक्शन वही है, मतलब पैरेलल होंगी। तो इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा ऐसी फील्ड कभी नहीं होती है जिसमें मतलब डायरेक्शन यही हो और कहीं पे स्पेसिंग मतलब पैरेलल एंड अनइक्वी स्पेस फील्ड लाइंस आर नॉट पॉसिबल, है ना। ये याद रखें, ऐसी फील्ड लाइंस कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि इसमें अगर आप क्लोज पाथ में वर्क डन निकालोगे ना, तो यहां तो जीरो ही आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां पे जीरो आएगा, और यहां नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का अमाउंट जो आएगा ज्यादा आएगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की है, तो बेटा नेट वर्क डन क्या आना चाहिए? जीरो। तो पैरेलल एंड अनइक्वी स्पेस फील्ड लाइंस आर नॉट पॉसिबल। यूनिफॉर्म फील्ड होती है पैरेलल एंड इक्वी स्पेस। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस कैसी होती है? पैरेलल एंड इक्वी स्पेस। और पैरेलल एंड अनइक्वी स्पेस हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती हैं, ऐसी फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये तो बेटा फील्ड लाइंस की बात, फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब बेटा पोटेंशियल से बेटा बात याद आई कि बेटा कुछ ऐसे सरफेसेस थे मेरे को मिले, मैं एक सरफेस पे चला, मैंने पूछा यहाँ पोटेंशियल कितना, जहां मैं खड़ा था वो था 10 वोल्ट, फिर मैं कहीं और गया वहां पर भी कह रहे 10 वोल्ट, हर जगह 10 वोल्ट था। तो मैंने तुम्हारा नाम क्या कह रहा? मेरा नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मेरा नाम है। मैंने कहा ओके, मैंने क्या कहा? ओके। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जिसपे पोटेंशियल हर जगह क्या होता है? सेम होता है। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क क्या आता है बेटा? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्यू V1 माइनस V2। अब बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क जीरो कर रही है, V1 माइनस V2 जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वर्क कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वर्क नहीं कर रही थी। मैंने कहा क्यों नहीं कर रही? कहती तू मेरे से परपेंडिकुलर चल रहा है, तू मेरे से, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस है बेटा, वो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर होता है, ऐसे। और कहां पास होंगे, कहां दूर होंगे? जहां फील्ड लाइंस पास पास वहां पास पास, जहां फील्ड लाइन दूर दूर वहां दूर दूर, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये ना एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस बनाया जाता है, E इंटू डी, जो यहां से यहां में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है वन चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पटकने में वर्क। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वन चार्ज को, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कितना डिक्रीज आया पोटेंशियल में, कितना डिक्रीज आया वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया। तो वन चार्ज को पटकने में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वर्क करेगी? E इंटू डी। अब बेटा सोचो, अगर E ज्यादा है तो D कम लगेगा, E कम है तो D ज्यादा लगेगा, E और कम है तो D और ज्यादा लगेगा। अच्छा, अगर मान लो कि अगर कोई कहता है ऐसी फील्ड लाइन से, अब बताओ कहां पे फील्ड ज्यादा है? यहां पे या यहां पे? यहां पे फील्ड ज्यादा। अच्छा, पोटेंशियल कहां ज्यादा है? यहां पे या यहां पे? यहीं पे ही ज्यादा है। ये मत कहना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इसलिए पोटेंशियल ज्यादा। अगर ऐसी भी होगी तो भी, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और यहां पोटेंशियल, पोटेंशियल यहां ये है, यहां ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ये है और यहां ये है। समझ में आ गई बात? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अगर मैं वन चार्ज को पकड़ के लेके आ रहा हूं, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, मैं ऊपर को लेके जा रहा हूं, पोटेंशियल जी बढ़ रही है ना डस्टर की। अरे हाँ ना बोलो यार। हेलो मेरे दोस्त आयुष के पड़ोसियों, दोनों नाम बताओ। जितेंद्र, निखिल। और निखिल बेटा सब ठीक ठाक है बेटा, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी देख लो कभी कभी, है ना। तो बेटा आइए मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहां पर बेटा पोटेंशियल ज्यादा होगा, फील्ड लाइंस के बीच की दूरी ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे? परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे। समझ में आ गई बात? यहां पास पास और फिर इधर आते थे दूर दूर। अरे कह दो आगे, समझ में यार? नहीं है समझ में? पूजा पात्र बेटा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है? आरती लूथरा, है ना। तो बेटा ये हो गई बेटा बातें बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कैसे होंगे? और अगर लाइन चार्ज है तो कोएक्सियल सिलेंडर्स, कोएक्सियल सिलेंडर्स। और अगर इनफाइनाइट शीट होगी तो कैसे होंगे बेटा? पैरेलल प्लेन्स, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल प्लेन। इक्वी स्पेस्ड क्यों? क्योंकि बेटा फील्ड हर जगह, फील्ड हर जगह वही है, तो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर जगह वही है, तो इसलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस भी हर जगह वही का वही होगा, वही का
वही। अच्छा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर सकते हैं? नो, क्योंकि उनका परपेंडिकुलर फील्ड बताते तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बेटा पूरी फील्ड को, नेट फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक की फील्ड को नहीं, ठीक है। और ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी। इसके बाद बेटा गॉस लॉ पे चल रहे थे। गॉस लॉ क्या होता है? ई डॉट डी एस का समेशन होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस का समेशन क्या होता है? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस का समेशन क्या होता है? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अब बेटा जो फ्लक्स होता है बेटा, फ्लक्स आइडिया देता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही है। फ्लक्स किस चीज का आइडिया देता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही है ना। अच्छा, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज की फील्ड लाइंस बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दो चार्ज की फील्ड लाइंस ये ऐसी होती है, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, यहां पे पास, यहां पे दूर और दूर, है ना। और समझ में आ गई बात? फील्ड लाइंस आ गई। अच्छा, प्लस क्यू होंगे तो कैसी होती है बेटा फील्ड लाइन? मैं जानता हूं बहुत गंदी बना रहा हूं, है ना, मेरे पास साफ बनाने का टाइम नहीं है ना। तो बेटा ये हो गई बेटा, ऐसी होती है ना, मतलब फव्वारा जैसा, मतलब आप समझ रहे हो ना। हाँ, ओ सॉरी, मैं सीटू बेटा। आयुष थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। कमलेश, सेम टू यू। हाँ लक्की, और लक्की पुत्र बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो लक्की पुत्र बेटा, मेरे दोस्त मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से बेटा, हमको फील्ड लाइंस तो बनानी आ गई बेटा। प्लस क्यू चार्ज की किसी की भी फील्ड लाइंस अगर मेरे से कहेगा तो मैं कैसे बनेंगी, जैसी जो फील्ड लाइंस मैंने दिखाई बस उतनी बनानी है। अच्छा, लाइन चार्ज की कैसी होती है? ऐसे रेडियली आउटवर्ड। समझ में आ गई बात? ऐसे रेडियली आउटवर्ड। अरे क्या तो समझ में आ गया यार? लीसा पुत्र को समझ में नहीं आ रहा है? लीसा सब ठीक ठाक है? कोई दिक्कत परेशानी, पेट में दर्द, गैस? हाँ मोनू तुम खड़े जाओ। मोनू समझ में आ रहा है बेटा? अब बेटा ई डॉट डीएस का समेशन होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई डॉट डीएस का समेशन होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाले चार्ज के कारण बेटा फील्ड होती है लेकिन उसका फ्लक्स जीरो होता है, इसलिए चार्ज एनक्लोज्ड वाला जाता है। बाहर वाले चार्ज अगर कोई बाहर होगा ना बेटा, चार्ज यहां पे अगर कोई भी अगर आप क्लोज सरफेस लोगे, जितनी फील्ड लाइंस अंदर आएंगी उतनी बाहर चली जाएंगी, झंड हो जाएगी। जितना नेगेटिव फ्लक्स आएगा इसके कारण उतना ही पॉजिटिव। इसलिए ई डॉट डीएस का समेशन जो चार्ज, उसमें केवल और केवल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। क्या था? चार्ज ई में बाहर वाले का भी कंट्रीब्यूशन है, पर फ्लक्स में बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन नहीं। ई में बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन, अगर कोई कहेगा कि अगर एक क्यूब के अंदर 4 चार्ज थे, मैं बाहर एक 5वां चार्ज ले आया, तो उससे क्या चेंज होगा? क्या फ्लक्स चेंज होगा या ई चेंज होगा? पर ई डॉट डीएस का समेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अरे हाँ ना बोलो, क्योंकि उसकी वजह से जितनी फील्ड लाइंस अंदर आएगी, जितना नेगेटिव आएगा उतना पॉजिटिव फ्लक्स भी आएगा बेटा, वो कट जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। डोलनो पुत्र समझ में आ रहा है? तो बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से बेटा। ये अब फ्लक्स जो होता है बेटा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कई बार कुछ सिमेट्रिक केसेस होते हैं, क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा है, एक फेज से फ्लक्स क्या है? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे चार्ज, स्फीयर के सेंटर पे रखा है। ये क्वार्टर स्फीयर ले लिया ऐसे काट के, बताओ इससे कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का 1/4, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। मोबाइल लेके आया था मैं, चेक करना, है ना। क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे कितना जाएगा? क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। आधे स्फीयर से कितना जाएगा? हेमिस्फीयर से कितना जाएगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ में आ गया नहीं आ गया यार? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, अगर मान लो क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा है, यहां रखा है, तो बेटा 3 सरफेस से फ्लक्स नहीं होगा, इससे और ऊपर वाले से फ्लक्स नहीं होगा। अगर वहां कॉर्नर पे अगर 3 से फ्लक्स नहीं होगा और बाकी 3 से होगा, और एक रूम में कितना आएगा? वो श्रृंगी से बता देते 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। और बेटा ए डिस्टेंस पे ए स्क्वायर एरिया है, ए डिस्टेंस पे ए स्क्वायर एरिया है, और ए डिस्टेंस पे ए स्क्वायर एरिया, तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, इसलिए तीनों से फ्लक्स क्या होगा बेटा? बराबर, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का 1/3, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। और अगर उस पे भी एक लाइन खींच के बताओ इस ट्रायंगल से कितना, अरे जितना इससे होगा उतना इससे होगा, तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट का भी हाफ, क्यू बाय 48 एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो आया यार? नहीं आया, नहीं आया, है ना। हालांकि मेंस वालों ने यही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी थी उन्होंने, लेकिन गलती क्या कर दी थी उन्होंने? यहां पे लाइन खींच दी थी। तो बेटा उन्होंने अब आधा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पास में चार्ज के, यहां पे फील्ड ज्यादा यहां पे कम है, तो अब बराबर नहीं होगा, ऐसे काटना चाहिए था। हालांकि उन्होंने आंसर क्यू बाय 48 एप्सिलॉन नॉट दिया था, और जो हमारे होशियार बच्चे थे वो भी यही करके आए थे, है ना। उन्होंने भी बिल्कुल वही इंटरप्रेट किया जैसा मतलब उन्होंने पूछना चाहा था। चलिए आइए देखिए, इसके बाद बेटा ये तो हो गई बेटा पोटेंशियल की कहानी। किसकी कहानी हो गई? पोटेंशियल की कहानी।
आवाज आ जाए यार। हाँ, तो इसके बाद अब बेटा डाइपोल, डाइपोल के बेटा फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं बेटा? एक्सियल पोजीशन पे बेटा फील्ड क्या होती है बेटा? 2kp बाय आर क्यूब। क्या होती है? और पी वेक्टर के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, पी वेक्टर के डायरेक्शन, और इक्वेटोरियल पे पी वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन, माइनस केपी वेक्टर बाय आर क्यूब बोलते हैं, माइनस केपी वेक्टर बाय। और एक्सियल पोजीशन में बेटा जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है? केपी बाय आर स्क्वायर। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या आता है? जीरो। क्या आता है बेटा? जीरो। अच्छा, थीटा पे बेटा पोटेंशियल कितना आता है बेटा? अगर यहां पर थीटा पे है केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, के पी डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, वही तो लिख रहा हूं, अरे कह दो आगे। और जो फील्ड आती है बेटा थीटा पोजीशन पे वो आती है केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा है ना। डाइपोल के फॉर्मूले बताएंगे अभी। थीटा पे जो फील्ड आती है पी कॉस थीटा पी साइन थीटा का, पी कॉस थीटा के कारण तो आएगी बेटा एक्सियल पोजीशन हो गई पी कॉस थीटा की, बेटा ये पी कॉस थीटा हो गया, पी कॉस थीटा की एक्सियल पोजीशन, तो 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब, 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। और पी साइन थीटा के कारण kp साइन थीटा बाय आर क्यूब। अरे हाँ ना बोलो भाई, नहीं आया? और ये हो गई नेट फील्ड बेटा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करोगे नेट फील्ड आ जाएगी kp बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और ये जो एंगल आएगा पोजीशन वेक्टर से, कितने एंगल पे फील्ड आएगी बेटा? वो आएगी tan phi आ जाएगा tan थीटा बाय 2, tan phi क्या आ जाएगा? tan थीटा बाय 2। बेटा बस खाली और खाली इस रीजन से मैंने आपको बताया था, क्योंकि मतलब डेरिवेशन tan phi आ जाएगा tan थीटा बाय 2, तो kp बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, 2kp बाय आर क्यूब, kp बाय आर क्यूब p वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यहां पे p वेक्टर के डायरेक्शन में होती है 2kp वेक्टर बाय आर क्यूब, और पोटेंशियल यहां पे होता है kp बाय आर स्क्वायर, यहां पे क्या होता है? जीरो। कह दो आगे, है ना। तो डाइपोल, अच्छा डाइपोल पे टॉर्क क्या आता है? p क्रॉस ई। कितना टॉर्क आता है? p क्रॉस ई। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डाइपोल की? माइनस p डॉट ई। क्या होती है बेटा? थीटा जैसे जैसे बढ़ता है टॉर्क बढ़ता है, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है टॉर्क बढ़ता है, कब तक? 90 तक। उसके बाद फिर क्या होता है? घटता है, क्योंकि थीटा साइन थीटा बेटा उसके बाद घटेगा, साइन थीटा उसके बाद घटेगा। कह दो आगे। तो बेटा अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होगी बेटा? डाइपोल चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखना डाइपोल को, डाइपोल चाहता और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है डाइपोल को अपने अलोंग रखना। तो जितना आप अगर ऐसे टिल्ट करें उतना आपको कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना, उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। यहां से अगर आप सोचो यहां तक आप ले आए, यहां से छोड़ोगे टक करके मारेगा, और यहां से छोड़ोगे पट करके और तेज, और यहां से छोड़ोगे तो मतलब और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो बेटा यहां पर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी 180 पे। कहां पे मैक्सिमम होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरीके का आता है, 180 पे मैक्सिमम, 0 पे मिनिमम। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा का ग्राफ है। और टॉर्क का क्या होता है? पी क्रॉस ई, पीई साइन थीटा। टॉर्क का तो ऐसा आता है, साइन थीटा वाला ग्राफ, टॉर्क वर्सेस थीटा ग्राफ ऐसा आता है। और बेटा जब अगर आप डाइपोल को बहुत थोड़ा सा हिलाते हो और छोड़ते हो, फिर वो क्या करता है? एसएचएम करता है। क्या करता है बेटा? एसएचएम करता है। पीई साइन थीटा बन जाता है पीई थीटा बराबर आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, पीई थीटा बराबर आई। क्या लिखेंगे बेटा? अगर मान लो सेंटर के अबाउट क्लैम्ड है, अगर क्लैम्ड है ही नहीं और दोनों के मास m है, दोनों चार्जेस के, तो बेटा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी कहते हैं ml/2 स्क्वायर, ml/2 स्क्वायर। दोनों अगर ये l साइड l डिस्टेंस पे है तो ml/2 स्क्वायर, ml/2 स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 2, तो pe थीटा बराबर आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, ml स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहां से ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो, बोलो आया? कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो यहां पर हो गई बेटा अपनी डाइपोल की कहानी। चलिए अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे कंडक्टर्स के साथ। हाँ, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैट्स में बेटा हमने बेटा अभी डाइपोल में बेटा हमने टाइम पीरियड मैंने आपको बता दी बेटा, पीई साइन थीटा टॉर्क आता है, वो बन जाता है पीई थीटा, पीई थीटा को कर देंगे आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्या कर देंगे बेटा? लेकिन बेटा कभी कभी ना ऐसा वो मजा ले लेते हैं कि ना, जैसे मान लो है ना आपके एक एफएसटी में शायद क्वेश्चन आया था, है ना, और मतलब मैंने या तो कटवा दिया होगा, मतलब ऐसा था कि देखो अगर मान लो वो मेंशन नहीं करेंगे किसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, फ्री है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट करे, किसके अबाउट करेगा? और सेंटर ऑफ मास के अबाउट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? टू बॉडी सिस्टम का म्यू एल स्क्वायर। क्या था बेटा? हेलो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? आर की बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है म्यू एल स्क्वायर। एल लेंथ ऑफ डाइपोल है, म्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है तो, है ना, तो बेटा मेरे को ये बात पता लगी म्यू एल स्क्वायर होता है। और बेटा ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली सेंटर ऑफ मास में मतलब या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। दो मासेस है m1 m2, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो म्यू एल स्क्वायर क्या होता है बेटा? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, तो यहां पर अगर बेटा दोनों मासेस m है, दोनों मासेस, तो mm अपॉन m प्लस m क्या हो जाएगा? m/2।
तो m/2 l स्क्वायर, ml²/2 है ना, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो PE sin थीटा, PE थीटा, क्योंकि जब थीटा छोटा होगा, छोटे थीटा के लिए SHM होगा, साइन थीटा बन जाएगा थीटा, PE थीटा इक्वल टू I ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहां से ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो, P को लिख देंगे QL, P को क्या लिख देंगे QL, है ना। अभी एक क्वेश्चन पता नहीं मेंस मैथ है आपके पेपर मैथ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसके उसमें क्या रखा था, माइनस चार्ज के अबाउट हिंज कर रखा था, आप ही के पेपर में था, तो इसी के अबाउट हिंज कर रखा था, तो ऐसे नाचना था। अब बेटा क्या होगा, इसके अबाउट हिंज था, अब वो ऐसे नाच रहा था। टॉर्क तो बेटा वही आएगा PE sin थीटा। बेटा जो कपल का टॉर्क होता है, कपल क्या होता है बेटा, जो दो इक्वल फोर्सेस होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं कपल। उसका जो टॉर्क होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस होता है, किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। टॉर्क ऑफ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस, एक एफ इधर लग रहा है, एक एफ इधर लग रहा है, इसको बोलते हैं कपल, है ना। अब बेटा देखो, इसका जो टॉर्क आता है वो F इंटू बीच का सेपरेशन होता है, या आप कह सकते हो ये R1 है ना, और ये कह सकते हो ये R2 है, तो FR1 माइनस FR2, तो FR1 माइनस R2, बेटा ये है कपल, ये क्या है कपल, है ना। तो जो कपल का टॉर्क होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस, है ना। तो ये कपल का टॉर्क आ गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस, विच इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि R1 माइनस R2 तो D बन जाएगा खाली, यार कह दो आगे, यार कहीं पर भी चले जाओ। ये अगर इस पॉइंट के अबाउट भी लूंगा R1 माइनस R2 तो क्या बन जाएगा D, R1 R2 पे डिपेंड ही नहीं करेगा आंसर, है ना। तो बेटा जो टॉर्क आता है बेटा वो बेसिकली दो चार्जेस है ना, प्लस Q और माइनस Q, उन दोनों पे फोर्स आता है QE, इक्वल और अपोजिट होता है। तो बेटा जो टॉर्क आता है कपल का दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस। तो ये नहीं सोचेंगे कि PE sin थीटा यहां पे एप्लीकेबल है या नहीं, हमेशा एप्लीकेबल है, हमेशा एप्लीकेबल है। PE sin थीटा इज ऑलवेज एप्लीकेबल। PE थीटा इक्वल टू I ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो। इसके अबाउट अगर ऑसिलेट कर रहा है ऐसे तो PE थीटा, अब बेटा अगर ये तो m इंटू 0 स्क्वायर, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरे का m इंटू l स्क्वायर, I ओमेगा स्क्वायर थीटा, यहां से ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो, है ना। ये अपना हो गया डाइपोल। अब बेटा कंडक्टर, देखो कंडक्टर के बारे में बेटा बस मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं। बेटा कंडक्टर में बेटा सबसे खास बात क्या, कंडक्टर बेटा कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। अगर कोई भी कंडक्टर है ना, यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये माइनस क्यू को आंख मारेगा, माइनस क्यू भाग के आ जाएगा, है ना। तो बेटा कहने का मतलब है यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, है ना। ये प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरीके से आ जाएंगे, है ना। अब दोस्त कब तक आएंगे बेटा, जब तक हल्का सा भी फोर्स आएगा तब तक आएंगे, जब क्योंकि माइनस आ गया तो माइनस रिपेल करेगा। लेकिन बेटा मैं बस आपको इतना ही कह रहा हूं, जब तक हल्का सा भी फोर्स होगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तुरंत मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रिक नेट फोर्स के डायरेक्शन में, और ये यहां पर आ जाता है इक्विलिब्रियम। जब नेट फोर्स जीरो हो गया तो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। ई नेट जीरो होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ई नेट जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये उस पर अभी भी फोर्स लगा रहा है, KQE/R²। अगर मान लो चार्ज क्यू है, लेकिन इंड्यूस चार्ज के कारण उतना ही फोर्स आ गया तो नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फील्ड जीरो हो गई। अगर कोई कहेगा क्यू चार्ज का फोर्स एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन पे, यस। क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, यस। क्या ये बात याद रहेगी। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, देखो अंदर फील्ड क्या हो गई, जीरो। क्या जीरो हो गई, फील्ड या नेट फील्ड, नेट फील्ड। तो बेटा मैं आपको ना बता देता हूं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ई नेट जीरो होता है, इसीलिए ई नेट जीरो। तो क्योंकि हल्की सी भी फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन आएगा, हल्की सी भी फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन आएगा। बेटा वो फ्री है ना बेटा, नेट फोर्स उस पर जीरो है, इट इज फ्री टू मूव इन दी कंडक्टर, है ना। अब बेटा यहां पे अगर प्लस चार्ज है तो बेटा ये इधर को आएगा। अब क्या हो गया, ई नेट जीरो हो गया, ई नेट जीरो हो गया। अगर बेटा ई नेट जीरो हो गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इज जीरो इनसाइड कंडक्टर इंक्लूडिंग कैविटी। बाहर वाले चार्ज के कारण और बाहर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इफेक्ट अंदर क्या आता है, जीरो आता है। इफेक्ट अंदर क्या आता है, जीरो आता है। एप्पल आईफोन 4 था प्रोबेबली, जिसका मतलब मॉडल जो था मतलब फ्लॉप हो गया था बहुत सारी कंट्रीज में जहां पर ह्यूमिडिटी अच्छी खासी रहती थी। प्रॉब्लम क्या थी कि ना पूरा वो मेटेलिक डिजाइन बनाया था, खाली छोटा सा पोर्शन था जहां पर वो मेटेलिक नहीं था, और वहां पर जब पसीना ज्यादा होता था तो क्या होता था, वो वाला पोर्शन भी क्या होता था कि वो मतलब कंडक्टर बन जाता था और अंदर सिग्नल जा ही नहीं पाता था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती, फोन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी। तो फाइनली उनको वो मॉडल चेंज करना पड़ा था, है ना, वो बिल्कुल फ्लॉप मॉडल निकला था। तो बेसिकली कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होती है बेटा वो क्या होती है, जीरो होती है ना। बाहर वाले चार्ज के कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस चार्ज के कारण मिला के टोटल फील्ड क्या होती है, अंदर जीरो होती है। क्या होती है, इसीलिए कहते हैं जब बिजली गिर रही हो, है ना, मतलब बिजली कड़क रही हो तो गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी के आप कहोगे पूरी मेटेलिक नहीं है, जो
जो ग्लास है भी उस पे भी पानी आ गया, वो भी कंडक्टर बन गया, वो भी क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। तो आप बेसिकली कैविटी में हैं जहां पर फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, जहां पर फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो ई नेट हो गया जीरो, ई नेट क्या हो गया बेटा, जीरो। ई नेट जीरो से बेटा दो बातें आती हैं, क्या बातें आती हैं, दो बातें क्या होती हैं बेटा, ई नेट अगर जीरो है तो हर एक छोटे छोटे गॉसियन सरफेस के लिए ई डॉट डी एस का समेशन क्या आएगा, जीरो। ई डॉट डी एस का समेशन क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी में भी चार्ज एनक्लोज नहीं आएगा, मतलब जो भी चार्ज आएगा वो कहां आएगा, आउटर सरफेस पे, वो जो भी चार्ज आएगा वो कहां आएगा, आउटर सरफेस पे। तो ई डॉट डी एस का समेशन जीरो है, इसलिए चार्ज रिसाइड करेगा आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे चार्ज रिसाइड करेगा, आउटर सरफेस पे ही चार्ज रिसाइड करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई है ना, चार्ज रिसाइड जो करेगा बेटा वो आउटर सरफेस पे करेगा, ये मैंने आपको बता दिया। और बेटा अगर ई जीरो है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में वन चार्ज पे जो वर्क करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो वर्क क्या करेगी, जीरो वर्क करेगी। अगर बेटा वर्क जीरो होने वाला है मेरे दोस्त, अगर वर्क जीरो होने वन चार्ज पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। बेटा पोटेंशियल एनर्जी जितनी डिक्रीज होती है उतना कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा उतना वर्क होना था दोस्त, लेकिन पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो वर्क होगा ही नहीं, तो इसका मतलब वर्क नहीं होगा, तो पोटेंशियल में डिक्रीज क्या आएगा, जीरो, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पटकने में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वर्क करेगी, जीरो वर्क करेगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल। बेटा अगर अपने को समझ में आए ना आए, मोस्ट लाइकली मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जो प्रॉपर्टी पूछी जाती है बेटा वो ये होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो पॉइंट के कंडक्टर के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, मतलब बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल, बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल एंड सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एंड सरफेस ऑफ कंडक्टर इज और अगर सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, अभी रिवाइज कराया था, तो फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा, परपेंडिकुलर होंगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस से, फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस से। लेकिन ऐसी फील्ड लाइंस नहीं आएगी, आप ये ना सोचे कि प्लस और माइनस है तो ऐसी फील्ड लाइंस आएंगी, ऐसी नहीं हो सकती। जो कंडक्टर से स्टार्ट करेंगी वो कंडक्टर पे टर्मिनेट नहीं करेंगी। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा जो फोर्स आता है ना बेटा वो फील्ड लाइन की टेंजेंट के लॉन्ग आता है, किसके लॉन्ग आता है दोस्त, फील्ड लाइन की टेंजेंट के लॉन्ग। तो बेटा यहां से अगर देखो ध्यान से यार, अगर क्यू चार्ज को मैं लेके जा रहा हूं इस पाथ पे, छोटे से क्यू चार्ज को, तो क्यू ई फोर्स भी उधर को डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, और कंडक्टर से कंडक्टर पे ले जाने में वर्क डन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो अगर ऐसी फील्ड होगी तो वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, वो कह रही वर्क नॉन जीरो आएगा, तो ऐसी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ कंडक्टर विल नॉट टर्मिनेट ऑन दी सेम कंडक्टर। ऐसा क्वेश्चन बेटा आईआईटी में आ चुका है, मतलब स्क्रीनिंग जब होता था उनका, कि कौन सा फील्ड लाइंस का डायग्राम गलत है। तो जो कंडक्टर से फील्ड स्टार्ट होकर कंडक्टर सेम कंडक्टर पे टर्मिनेट हो जाए, वो फील्ड लाइन का डायग्राम क्या होगा, गलत होगा। अरे हाँ ना बोलो यार, तो पहचान लोगे अगर ऐसा बनाया जाएगा तो, हाँ ना बोले, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी कंडक्टर के, है ना, क्योंकि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो बॉडी ऑफ कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल, सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देयरफॉर फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होंगी और जो स्टार्ट करेंगे वो टर्मिनेट नहीं करेंगे कंडक्टर पे। क्या तो आगे समझ में। जस्ट अगर अगली एक बात और बोलूं ना, मतलब अगर दो बातें बस आपको याद रखनी, बाहर वाले चार्ज के कारण और बाहर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर इंक्लूडिंग कैविटी। अगर कोई कैविटी होगा, अगर यहां पर कोई बैठा है तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तो गैजेट्स को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से हम उसको कई बार कंडक्टिंग बॉक्स में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, कंडक्टिंग बॉक्स में, है ना। अब देखो बेटा, अगर अंदर अगर मान लो चार्ज है, अगर अंदर चार्ज है ना, तो यहां पर प्लस क्यू, तो यहां पे कुछ माइनस क्यू आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कैविटी टिल इंफिनिटी जीरो है। तो अगर इसको नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी, तो EA प्लस EB जो होती है बेटा वो क्या होती है, जीरो होती है आउटसाइड कैविटी टिल इंफिनिटी। EA प्लस EB क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि ये तब तक चार्ज को खींचेगा जब तक इनका इफेक्ट क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए, तब तक चार्ज आएगा। तो EA प्लस EB इज जीरो आउटसाइड कैविटी till infinity. EA plus EB is zero outside cavity till infinity. EA plus EB is zero outside cavity till infinity. अंदर वाला चार्ज जो है और अंदर वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाहर से पता ही नहीं लगेगा, बाहर से उसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि इसने तब तक ये चार्ज को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचना है जब तक इन दोनों का कुछ इफेक्ट हो। जब इफेक्ट खत्म हो गया तभी इक्विलिब्रियम आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तब तक तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, और फ्लो कितनी देर बाद स्टॉप हो जाता है, जीरो टाइम, बहुत नेग्लिजिबल टाइम में। क्योंकि ऐसा नहीं होता ये माइनस चार्ज को यहां से यहां आना हो, ये माइनस चार्ज को यहां से यहां आना था, यहां से यहां आना था, यहां से यहां आना था।
थोड़ा सा ही बिल्कुल मूव करना था। कितना मूव करना था? बहुत थोड़ा सा ही। ऐसा नहीं कि इनको यहां से यहां के जगह लेनी है, क्योंकि हर जगह फील्ड आई, हर जगह मूवमेंट स्टार्ट हुई, हर जगह एक एवरेज वेलोसिटी आई। क्या तो आ गई मेरी बात समझ में यार? तो बेटा विद इन जीरो टाइम या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हमेशा अचीव हो जाता है। बाहर वाले चार्ज के कारण, बाहर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, अंदर वाले चार्ज के कारण, अंदर वाले डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बाहर जीरो होती है। ठीक है। अच्छा अब बेटा एक बात आपको आखिरी बता रहा हूं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बेटा जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये दो है। ई नेट जीरो, मतलब अगर कोई मेरे से कहेगा कंडक्टर पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, तो मैं कहूंगा ई नेट जीरो और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेटा वो जीरो होता है। बॉडी ऑफ कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होती है। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, मेरे से कोई कहेगा आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, मैं कहूंगा या तो इस बात पे या तो इस बात पे, तीसरी कोई बात नहीं होगी जिस पे आपके पेपर में क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो मतलब वो कम इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा देखो क्वेश्चन वो आएगा कैसा, वो आपसे कहेगा कि आपके पास एक स्फीयर है ना, यहां पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, इससे एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, बताओ यहां पर फील्ड कितनी होगी इंड्यूस चार्ज के कारण। उल्टा पूछेगा, इंड्यूस चार्ज की फील्ड पूछेगा, नेट फील्ड क्या होगी? जीरो। तो इसके कारण कहेगी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो इंड्यूस के कारण भी उतनी ही आ जाएगी, इंड्यूस चार्ज के कारण भी उतनी ही आ जाएगी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। बस जितनी इसकी फील्ड होगी उतनी ही उसकी होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गई इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड, और ये हो गई ये क्यू चार्ज के कारण फील्ड के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये हो गई किसके कारण फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज। और फिर वो आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा अगर ये क्यू चार्ज है, ये कौन सा ये क्या चार्ज है? क्यू, है ना। अब अगर ये क्यू चार्ज है, सॉरी ये क्यू चार्ज है, कहेगा बताओ इस पे स्मॉल क्यू चार्ज है मान लो, है ना। अब वो स्मॉल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये नहीं होता तो आराम से बैठा होता, पर ये प्लस आ गया तो ये रिपेल कर जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, शाहरुख खान अंकल आ गए तो मतलब आप समझ रहे हो, आंटी लोग इधर को आ जाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? याद आ गई बात? तो ये प्लस कुछ इधर ज्यादा आएगा और इधर कम आएगा। इधर क्या आएगा? कम आएगा। अब कोई पूछे, कोई कह देगा कि भाई मान लो सेंटर से डिस्टेंस जो है मान लो वो आर है और इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब आपसे कोई कह दे कि बताओ कि जो पोटेंशियल है इस पी पॉइंट पे, जो बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट है पी, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तो बेटा अगर नियरेस्ट पॉइंट का पोटेंशियल वो पूछ लेगा ना आपसे कि पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, आपको पी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता है, पर मैं जानता हूं पूरे के पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होता है। तो बेटा मैं किस पॉइंट का लिखूंगा? इस पॉइंट का। के क्यू बाय आर तो आ गया किसके कारण? इसके कारण, छोटू के कारण। और इसके कारण ये प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मैं जानता हूं, पर हर एक डी क्यू का डिस्टेंस आर है, के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर, तो क्या बन जाएगा? प्लस के क्यू बाय आर। यही पी पॉइंट का पोटेंशियल है, यही सेंटर का पोटेंशियल है, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल लिख दे बेटा। के कैपिटल क्यू बाय आर, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल आ गया, के कैपिटल क्यू बाय आर, यहां पर पोटेंशियल आ गया। और इस स्मॉल क्यू के कारण कितना है? के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर, के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल लिख दिया। और ये स्मॉल क्यू चार्ज के कारण कितना है? के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर, के स्मॉल क्यू बाय, और जो यहां का पोटेंशियल होगा वही यहां का होगा, हाँ ना बोलो यार। मैं ऐसा कह सकता हूं, ये लिखा तो मैंने सेंटर का पोटेंशियल है, और जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है पी का, इसके कारण कितना होगा? के क्यू अपॉन आर माइनस कैपिटल आर। अगर पी पॉइंट पे इसके कारण लिखना हो तो बेटा ये आर है, ये कैपिटल आर है, तो ये आर माइनस कैपिटल आर, के क्यू अपॉन आर माइनस कैपिटल आर, इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके कारण प्लस इंड्यूस चार्ज के कारण। तो अगर आपको इंड्यूस चार्ज के कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखिए और बराबर कर दीजिए, क्या दो आ गया। वैसे तो बेटा मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं एक स्टेप आगे जाके बताया, मैंने आपको बस इतना कहा कि मेरे को जो उम्मीद है वो यही है कि पी पॉइंट का कितना पोटेंशियल है वो ये पूछेगा, तो आप पी का लिखें या सी का लिखें, बात एक ही। क्या ये बात समझ में आ गई है ना। अब बेटा कंडक्टर के पास में जो फील्ड होती है, नियर कंडक्टर जो फील्ड होती है बेटा, वो क्या होती है बेटा? अभी बताया फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है, और फील्ड जो आती है बेटा कितनी आती है पास में? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी आती है? सिग्मा बाय। और बेटा सिग्मा कहां ज्यादा होता है? जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सिग्मा जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, वहां पर जहां पर कॉर्नर होता है, जहां पर कॉर्नर होता है वहां पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। बोलो आया, जहां पर जितना ज्यादा फ्लैटनेस है यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अगर वही कंडक्टर है और कहीं पे कॉर्नर है, यहां पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सिग्मा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अपने के दिमाग में बैठ गया है ना। और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, फील्ड। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, फील्ड। अब बेटा जब ये कंडक्टर पे चार्ज दिया तो आपस में क्या होता है बेटा, रिपल्शन होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया बेटा एक प्रेशर आ जाता है, प्रेशर जो निकल के आता है वो आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यही होती है एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, वो भी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना। मतलब डेरिवेशन अपने काम का नहीं है, अगर मतलब कर रहा हूं तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या हाफ सी वी स्क्वायर से आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी लिखें और फिर आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी दोनों बराबर निकल के आती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बेटा। अर्थिंग में बेटा क्या होता है, बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। हेलो, अर्थिंग बेटा इसलिए करी जाती है, कोई भी अप्लायंस ना, जैसे मान लो कि जो बॉडी उसकी अगर मैं टच करूं तो करंट ना लगे, उस पर एक्सेस चार्ज आ जाए, तो वो उसका पोटेंशियल बेसिकली अर्थ के बराबर हो जाए, उसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो जाए, है ना। क्योंकि मेरा पोटेंशियल तो अर्थ के बराबर ही हर एक इंसान का, अपने नहाते धोते हैं ना, बड़ा कुछ करते हैं, तो मतलब अर्थ के हम कॉन्टैक्ट में, तो हमारा पोटेंशियल अर्थ के बराबर, ताकि उसका पोटेंशियल भी अर्थ के बराबर है, शॉक ना लगे, ताकि क्या ना लगे, शॉक ना लगे। तो बेटा अर्थिंग बेटा क्यों करी जाती है वो तो समझा दी, लेकिन अब अर्थिंग पे अपने को सवाल कैसे मिलते हैं आइए देख लेते बेटा। जैसे मान लो यहाँ पर एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है ना। कोई कह देगा हम इसको हमने अर्थ कर रखा है ना, और इस पे हम x डिस्टेंस पे यहाँ पर एक चार्ज ले q। अब बताओ इस पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, कि इस पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बेटा अर्थिंग के ना 3 क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन है टोटल, 3 क्वेश्चन है, इसी में से ही क्वेश्चन आएगा, है ना। तो बेटा देखो यहाँ पर कितना, अब इस पे चार्ज कितना इंड्यूस हो जाएगा, मैं जानता हूँ कुछ माइनस आ जाएगा, है ना, और माइनस क्यों आएगा, और पास में इधर ज्यादा आएगा इधर कम आएगा, क्योंकि ये प्लस है ना, ये बुलाएगा आ जा, अरे हाँ ना बोलो। अब बेटा इस पॉइंट, अब सेंटर का ही पोटेंशियल लिख सकता हूं कंडक्टर में, ये तो मैं समझ ही चुका हूं, तो के क्यू बाई एक्स, इसके कारण पोटेंशियल आ गया, और इसके कारण क्या देगा, माइनस के क्यू बाय आर। क्योंकि बेटा आप कहोगे ये यूनिफॉर्मली चार्ज थोड़ी ना कि के क्यू बाय आर लिख दें, बेटा हर डी क्यू का डिस्टेंस यहां से आर है, तो माइनस के क्यू बाय आर, और पोटेंशियल बेटा अर्थ के बराबर कर दिया 0। क्या कर दिया, 0, है ना। बस यहां से बेटा स्मॉल क्यू पूछ लेंगे तो हम निकाल लेंगे। क्या दो आ गया समझ में यार, ये हो गया एक क्वेश्चन, है ना। दूसरा क्वेश्चन होता है बेटा अर्थिंग पे, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, हमने इसको कर दिया अर्थ, तो बताना है इस पे कितना चार्ज आएगा, कुछ माइनस आएगा, कुछ माइनस क्यू आएगा, तो बेटा वो माइनस क्यू कितना आएगा ये बताना है। अगर इस पे क्यू है तो इस पे टोटल में माइनस क्यू आएगा, वो अंदर बाहर कितना है मेरे को उससे मतलब नहीं है, वो भी सिखा दूं, पर मैं कह रहा हूं कि बेटा अंदर वाली साइड पे तो अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कितना आएगा, तो अगर यहां पर क्यू है तो यहां पे तो माइनस क्यू ही आना, यहां पर तो माइनस ऑफ कैपिटल क्यू ही आना। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज है और यहां पर अगर मैंने एक कंडक्टर ले लिया, उसकी कुछ थिकनेस होगी, ई डॉट डी एस का समेशन इसके लिए क्या आएगा बेटा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होती है, तो चार्ज इनक्लोज 0, तो ये प्लस क्यू होगा, तो यहां क्या आएगा माइनस क्यू, क्या आएगा बेटा माइनस क्यू। पर मैं कह रहा हूं मान लो टोटल चार्ज जो इन दोनों सरफेस पे मिला के वो माइनस क्यू है, चलेगा। अब बेटा इसके कारण इसका रेडियस a है और इसका रेडियस b है, इसके कारण इस पे पोटेंशियल क्या है, हॉलो स्फीयर के बाहर, उसके कारण पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह, तो के क्यू बाय बी, है ना। और इसके खुद के कारण कितना आएगा, माइनस के क्यू बाय बी इक्वल टू 0, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई माइनस क्यू। अच्छा, और अंदर वाली सरफेस पे माइनस क्यू आना है, तो बाहर वाली सरफेस पे फिर क्या बचा 0, क्या बचा 0। तो बेटा जब मैंने अर्थिंग करी है तो सारा का सारा चार्ज जो भी आएगा वो माइनस क्यू आएगा, वो भी कहां पे, अंदर वाली सरफेस पे, और बाहर वाली सरफेस क्या रह जाएगी, न्यूट्रल, क्या रह जाएगी न्यूट्रल, है ना। अब मान लो कि मैंने इस पे चार्ज क्यू दिया, इस पे टोटल चार्ज क्यू है, तो इसकी अर्थिंग कर दी। अब मैं जानता हूं कुछ माइनस क्यू आएगा तभी तो टोटल 0 पोटेंशियल हो पाएगा, इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है, इसके कारण खुद के कारण कुछ नेगेटिव आएगा तभी 0 हो पाएगा। इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है। बेटे 3 प्रॉब्लम अगर आपको आ जाएंगी तो अर्थिंग की प्रॉब्लम 100% अगर अपनी सॉल्व हो जाएगी। पहली बात तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी 3 में से ही आएगी बेटा, ये जो 3 मैंने बोर्ड पे लिख दी है ना। अब ये देखिए बेटा इसके कारण इस पे पोटेंशियल कैसे लिखोगे बेटा, हॉलो स्फीयर के कारण उसके अंदर पोटेंशियल कैसे लिखते हैं बेटा, जो उसके कारण उसकी सरफेस पे होता है वही अंदर होता है। क्या बात याद आ गई, के क्यू बाय बी, और इसके कारण इस पे कितना आ जाएगा माइनस के क्यू बाय ए इक्वल टू 0, तो यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ गई a बाय बी क्यू,
क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ए बाय बी टाइम्स कैपिटल क्यू। बस यहां से बेटा स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल ली, ए बाय बी कैपिटल क्यू है ना, और साइन तो मैं जानता हूं माइनस है, तो माइनस ए बाय बी क्यू आएगा चार्ज। तो अगर प्लस ए बाय बी क्यू और माइनस ए बाय बी क्यू दो ऑप्शन होंगे तो कौन सा टिक करोगे, बेटा प्लस के बगल में बेटा अगर कोई चार्ज है तो बेटा वो माइनस ही आएगा ना इंड्यूस, तभी तो बेटा नेट पोटेंशियल जीरो हो पाएगा, है ना। तो यहां पर भी माइनस आया, इस पे यहां पर भी माइनस आया, और अंदर वाले कोर्स किए तो भी माइनस आया, माइनस ए बाय बी क्यू, है ना। तो बेटा ये अर्थिंग खत्म होती है ना। और बेटा एक चीज अगर जस्ट और बता दूं तो एक होती है सेल्फ एनर्जी, जैसे Q1 Q2 को पास में लाने में वर्क करना पड़ता है, Q1 Q2 आया। हॉलो स्फीयर को बेटा असेंबल करने में DQ चार्ज लाके, तो उसको जो असेंबल करने में वर्क लगता है उसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। क्या बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी। ऐसी सॉलिड स्फीयर को अगर मेरे को DQ करके जोड़ के सॉलिड स्फीयर बनाना हो तो मेरे को जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज नोन एज सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की जो सेल्फ एनर्जी होती है, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की जो सेल्फ एनर्जी होती है वो होती है KQ²/2R, इसकी होती है हॉलो स्फीयर की, और सॉलिड स्फीयर की 3/5 KQ²/R। खत्म बात। हॉलो स्फीयर की हाफ KQ²/R, हॉलो स्फीयर की बेटा अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, हॉलो स्फीयर पे अगर चार्ज क्यू तो एनर्जी कितनी है, हाफ Q²/C से आप बोल सकते हो, हाफ Q²/C से बोल सकते हो। और C क्या होता है, 4πε0R। क्या बात याद है, कंडक्टर एज अ कैपेसिटर में बताया था ना, 4πε0R, तो हाफ Q²/C, अरे वही तो आ गया KQ²/2R, तो हाफ KQ²/R या 3/5 KQ²/R, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर हाफ है ना, और सॉलिड स्फीयर में 3/5 है, सॉलिड स्फीयर में क्या है 3/5। बेटा ये आपको ना मतलब ये रट लेना, मतलब वैसे भी इस पे मतलब क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी फिर से कहूंगा बहुत कम है ना, आपके मॉड्यूल में दे रखा है इसलिए बता दिया, हाफ KQ²/R और 3/5 KQ²/R। तो यहां पर बेटा अपना खत्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।